नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। जम्मू कश्मीर में टारगेटेड किलिंग लगातार हो रहा है। केंद्र सरकार ने भी इसे अब गंभीरता से ले लिया है। अमित शाह ने आज एनएसए अजीत डोभाल, सेना प्रमुख मनोज पांडे के साथ जम्मू कश्मीर की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर में टारगेटेड किलिंग के अलावा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर भी गहन चर्चा की गई और यही हमारा आज का विषय है। और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज जुड़ चुके हैं भाजपा की ओर से नीलेश सोलंकी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस की ओर से अभिषेक उपाध्याय, हमारे साथ जुड़ चुके हैं रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल अमृतलाल मकवाना, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ ज्योति अमीन पटेल भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे नीलेश जी यहाँ पर शुरुआत करना चाहूंगी। कश्मीर में टारगेटेड किलिंग के बढ़ते मामलों के बीच आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग की। जी जल्पा जी, ये आप देखिए कि ये सब किसके लिए हो रहा है कि ये 370 और 35 है जो कलम 2019 से हटी है। तो ये आतंकवादी बौखला गए हैं और माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी और अमित शाह के साहस से जो 4000 कश्मीरी पंडितों को वहां वसवाट के लिए रखा है और अभी थोड़ा वो प्रोग्रेस ज्यादा भी हो रहा है। तो इस हिसाब से वहां के आतंकवादियों को या जो भी है असामाजिक तत्व या वहां पे शांति भंग करने के लिए ये लोग जो बॉर्डर पार से आते हैं इक्का दुक्की, जी और अभी उन्होंने नई स्ट्रेटेजी कर दी है कि टारगेट किलिंग। अगर उनको मालूम है कि वो लोग अगर कुछ मतलब वो हथियार लेके आते हैं या कुछ विस्फोटक करते हैं तो उसके आप ऑपरेशन ऑल आउट उसके लिए तो है ही कि हमारे जी जवान 24 आवर्स खड़े पग से वहां पे रहते हैं और उनको मतलब जिंदा तो भेजेंगे ही नहीं। तो अभी उन्होंने ये स्ट्रेटेजी नहीं कर दी है कि इक्का दुक्का से क्या रहेगा कि इनकी बौखलाहट बाहर आ गई है कि अभी इन लोगों को मतलब एकदम से मतलब बैंक मैनेजर हो वो बेचारा काम जी कर रहा है उसको गोलियां मार देते हैं। वो टीचर है कि टीचर बेचारी वो कहीं पे भी वो मतलब घर घर जाके पढ़ाई करती है, वहां पे लोगों को शिक्षण देती है। उसके लिए कोई कोई एक्ट्रेस है तो उसको घर में जाके मतलब अब देखिए कि इनकी इतनी बौखलाहट हो गई है। आज हमारे वड़ा प्रधान मोदी जी और हमारे अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय सलाहकार डोभाल जी की एक अच्छी मीटिंग हुई। अब जी देखिए कि हमारी सरकार एक्शन में है, लेकिन ये टारगेट किलिंग ऐसा है कि हम लोग इसको एकदम से कम मतलब बंद नहीं कर सकते क्योंकि हर एक कश्मीरी को भारतीय जनता पार्टी की कोई भी सरकार हो हर एक आदमी को सिक्योरिटी देना मुमकिन नहीं है, वो एक सनातन सत्य है। फिर भी इस पे आज एक अच्छी स्ट्रेटेजी एक अच्छा प्लानिंग हुआ है और वो आगे के दिनों में वो आयोजन वो एक ये मीटिंग कॉन्फिडेंशियल होती है। तो आगे के दिनों में इसका रास्ता निकलेगा और मैं आपको मैं विश्वास दिलाता हूं आपके माध्यम जी से कि जैसे 317 नाबूद करने के लिए कांग्रेस को 72 साल 72 साल हुए, ऐसे कुछ नहीं होगा। हमारे माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी आज भी वो एक वो ताकत रखते हैं कि अगर आधी रात को भी पाकिस्तान को युद्ध करना है या एयर स्ट्राइक करना है या सर्जिकल स्ट्राइक करना है तो हमारे जवान के पास इतना इक्विपमेंट है, हमारे पास इतनी सब साधु सामग्री है कि हम लोग उस पर चढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन वो जब आएगा तब हमारे मोदी जी करेंगे। लेकिन आज जितनी भी हत्या हुई है 19 दिनों में शायद 7 से 9 हत्या हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी उसकी निंदा करती है, उसको कड़े शब्दों में आतंकवादियों को जवाब देगी। और ये जो टारगेट किलिंग होती है जलपा जी, आपको मालूम है कि वो हमला करके छुप जाते हैं तो हमारे सुरक्षा जवान उनको थोड़ी तकलीफ पड़ेगी, लेकिन वो तकलीफ ज्यादा नहीं पड़ेगी क्योंकि आज उससे सर ये बैठक हुई है, उसमें कोई ना कोई अच्छा सुझाव होगा, अच्छा प्लानिंग के साथ काम करेंगे। और जैसे जैसे वहां पे 4000 कश्मीरी पंडितों को अभी अभी करंटली उनको विस्थापित किया है तो और भी उनका वहां पे जो दहशत होगा वो कम की जाएगी। उनके जितने भी कॉलोनी है वहां पे गेट पे सुरक्षा कर्मी मौजूद है। मतलब उनको जितना चाहे उतना हम लोग सपोर्ट जी कर रहे हैं। वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारी बीएसएफ है, मतलब जितनी भी कैडर के लोग हैं वहां पे उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये एक एक नाकामी है आतंकवादियों के लिए कि वो लोग एक ऐसे बौखलाहट करते हैं कि एक दहशत करने जी की सोच रहे हैं। अब देखिए एक छोटे मजूर ने क्या बिगाड़ा होगा, उसको बेचारे को वो मजूरी करके घर जा रहा था उसको ठार कर दिया।
तो आपको सोचना चाहिए कि वहां पे टोटली ऑपरेशन ऑल आउट एक सक्सेस हो गया है, लेकिन ये लोग अभी नया कर रहे हैं कि इक्का दुक्का। वो हिसाब से अभी वो गवर्नमेंट भी कुछ नए स्तर से लाएंगे स्ट्रेटेजी। अगर वो स्ट्रेटेजी ला सकती तो हमारी गवर्नमेंट के पास तो काफी ताकत है, तो वो भी उसके आगे के दिनों में वो एक्शन करेगी। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि ज्यादा दिनों तक ये सुनने को नहीं मिलेगा। हमारे मोदी जी और हमारे अमित शाह जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और 370 जो निकाल के जो अच्छा काम किया है, तो वो ही एक प्रूफ है कि आतंकवाद इतना बौखला गए है कि अभी टारगेट किलिंग से इक्का दुक्का मतलब निर्दोष लोगों को मारने से क्या होगा। आपको ताकत जी है तो हमारी मिलिट्री इनसे मुकाबला करे। वो सीधे मुंह से लड़ नहीं पाते, इसीलिए ये थोड़ा तकलीफ की बात है। और एक भी मौत नहीं होनी चाहिए, मैं आपके माध्यम से बोलता हूँ। लेकिन जी ये जो हो गया है, लेकिन आगे के दिनों में नहीं होगा, और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे मुकाबला जड़ से करेगी। और ये शायद कुछ बड़ा एक्शन होगा तो मोदी जी कतराएंगे नहीं। उनको किसी की मतलब परमिशन की जरूरत नहीं है। पूर्ण बहुमत का 8 साल पूरा हुआ है, तो आपको मालूम होगा 8 साल में पाकिस्तान ने चूचा नहीं किया है। तो मैं आपको बोलता हूँ कि ये भी थोड़े टाइम में निकल जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा कश्मीर है। जैसे आपने देखा होगा कि सीमांकन भी वहां पे हो गया है। जी तो अभी अगले अगले समय में भी शायद तो वहां पे इलेक्शन हो जाएगा, और वहां पे पूर्ण अच्छी सरकार भी होगी। अब्दुल्ला जैसे बड़े कांग्रेस के नेता वो बोलते हैं कि सब मारे जाएंगे, तो ये जी बहुत शर्मजनक है। दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेस के बड़े नेता बोलते हैं कि हम लोग आएंगे तो 370 वापस लाएंगे। तो ये जलपज बहुत शर्मजनक है कि ये लोग इतनी मौत से, ये लोग मतलब उनको कुछ मतलब लागड़ीशील नहीं होता उनका, वो नहीं होता है मन कि 317 नहीं है, 370 निकल गया फिर भी ऐसा है। तो आप सोचिए कि इनको वो आजादी के बाद इनको ये जो दिया वो हमारे लिए भूल है। फिर भी कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। लेकिन जो 72 साल में नहीं हुआ वो मोदी जी ने तो 2019 में कर दिया। तो आप देखिए कि हमारा विश्वास, हमारी जो एक इच्छा शक्ति होती है, वो कश्मीरी पंडितों के साथ है। और जैसे जी कश्मीर फाइल में समझिए कि 32 साल का 3 घंटे में कुछ नहीं दिखा जा सकता, फिर भी जी एक कश्मीर फाइल के लिए पूरी वहां की जो कहानी थी वो बाहर लाए। हम लोगों ने, हमारी सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया, लेकिन काफी सारी गवर्नमेंटों को, काफी सारी अपक्ष को नहीं लगा के नहीं टैक्स फ्री क्यों करते हो, यूट्यूब पे डालिए। तो उनकी जाहिरात यूट्यूब पे नहीं जाती, वो खर्चा करेंगे, लेकिन एक अच्छी मूवी अच्छे लोगों के लिए जाए। हम लोग कश्मीर नहीं जाते, हम लोग दिल्ली नहीं जाते, कश्मीर कहाँ जाएंगे। फिर भी ये जो भ्रमना है कि वहां पे क्या होता है वो लोगों के सामने आया। कत्ले आम होता था, दिन दहाड़े लोगों को वो जी मशीन में काटे जाते थे। तो जी आज वो लेकिन 317 नहीं नीलेश है, जी तो वहां अभी पे एक हर हिंदू एक आदमी संगठन की आपने ओर देखा से होगा कि ऐसा अभी बयान भी एक आया है अच्छा, कि उन्हें लगता है कि 1990 का दौर वापस लौट रहा है। नहीं ये अफवाह है। आप देखिए कि जो भी है, मैं बोलता हूँ एक भी कत्ल नहीं हिंदू होना चाहिए, एक भी संगठनों का हत्या नहीं मानना होनी है चाहिए, और क्यों कुछ निर्दोष दृश्य मारे आप जाए। देख सकते हो कि पलायन के भी सामने आ रहे हैं कि वहां पर नहीं वो लोग काफी देखो, भयभीत लोगों हैं। में आक्रोश रहेगा, हम एक्सेप्ट करते हैं कि वहां पे जी आक्रोश रहेगा लोगों को, क्योंकि बेगुनाह मारे जाते हैं और हमारे सुरक्षा कर्मी खड़े पग होते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, हमला करके छुप जाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है, वो किसी भी गवर्नमेंट के लिए, किसी भी सेना के लिए जी चैलेंज है। तो वो चैलेंज भी आज उच्च स्तरीय बैठक हुई है, तो उसका भी कुछ रास्ता निकलेगा और आगे के दिनों में देखा जाएगा जलपा जी। लेकिन मैं फिर से कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ कि ये जी बेगुनाह है, बेचारे काम धंधे के लिए वहां पे सुबह से निकलते हैं और घर को वापस नहीं जाते, तो उनका पूरा पूरा परिवार बिछड़ जाता है। जी तो हमारे लिए बहुत दुख की बात है। और वो कमजोर है, आतंकवादी। अगर मुकाबला करना है तो हमारी सेना तैयार है, क्यों नहीं मुकाबला करती। लेकिन वो इतने बुजदिल है, और उनको जो जो पनाह दी, जो बड़ा किया, वो पुरानी सरकारों ने किया है। तो मैं तो सोचता हूँ कि शायद उनको कोई माफ नहीं करेगा। जलपा जी। अभिषेक जी आपके यहाँ पर आना चाहेंगे क्योंकि उम्मीद सभी को ये थी कि आर्टिकल 370 तो अब दूर हो गया है। कब कश्मीरी पंडितों की पुनः वापसी हो पाएगी या फिर कब जम्मू कश्मीर में फिर एक बार कहीं ना कहीं अमन और शांति नजर आएगी। लेकिन अब जिस तरीके से लोग पलायन कर रहे हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक हत्याएं हो रही है और एक खौफ का माहौल पैदा हो गया है, और कुछ लोगों का तो ये कहना है कि ऐसा लगता है जैसे 1990 वाला दौर वापिस लौट रहा है। दीपा जी, आज हम जब इस डिबेट पर बैठे हैं तो आज राजनीति से ऊपर की बात करनी चाहिए। जी 1990s के अंदर भी जब सरकार थी वो बीजेपी शासित बीजेपी अलायंस सरकार थी।
जब ये सब घटनाएं हुई थी, पंडितों पर जब हमला हुआ था, तभी भी उनकी अलायंस की सरकार थी। आज ये सरकार बड़ी बड़ी बात करती है, मगर किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर जम्मू कश्मीर के अंदर सफल नहीं रही है, और जम्मू कश्मीर के लोग, कश्मीरी पंडित हो या किसी भी समुदाय के लोग हो, वो अपने आप को अच्छी तरह अच्छे माहौल में महसूस नहीं कर रहे हैं, शांति माहौल में महसूस नहीं कर रहे हैं। बीजेपी जो बातें करती थी उसमें कहीं ना कहीं काफी निष्फल रही है, और हमारा तो ये बहुत ही स्पष्ट मानना है, ये सरकार जो है वो राजनीति से ऊपर उठकर कुछ काम इस देश के लिए करना नहीं चाहती है। जब भी किसी राज्य के अंदर चुनाव आते हैं, उनका फोकस उस चुनाव में पड़ जाता है। देश की राजनीति उनके लिए महत्वपूर्ण है, मगर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और कश्मीर के जो मुद्दे हैं, कश्मीर के लोग की सेफ्टी है, उस मुद्दे पर उनका किसी भी तरह का फोकस नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हो या देश के गृह मंत्री हो, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और फिजिकली उस स्टेट के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस को उस प्रकार से आदेश देने चाहिए। उसका अपने राष्ट्रपति शासन दरमियान भी इतना सारा प्रॉब्लम हुआ है, ये सरकार संभाल नहीं पाई है। आज कश्मीर का पंडित अपने आप को अनसिक्योर्ड फील कर रहा है, इसके पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। और ये लोग चुनाव की बात करते हैं और सिक्योरिटी की कोई बात नहीं करते हैं। कश्मीर पंडित पर हमला होना ये बहुत ही दुखद है। इनको इस पर राजनीति पहले से करनी थी, इसलिए फिल्म का प्रोडक्शन करवाते हैं और फिर फिल्म को टैक्स फ्री करते हैं। लोगों को पूरे देश के अंदर महंगाई की टैक्स फ्री करनी चाहिए, अलग अलग मुद्दों पर टैक्स फ्री करनी चाहिए। कश्मीर फाइल्स को आप टैक्स फ्री कर क्या करना चाहते हैं? कश्मीर का बंदा किसी भी समुदाय का आज अनसिक्योर्ड फील कर रहा है। 1 मई के बाद 8 से ज्यादा लोगों का टारगेटेड किलिंग हुआ है, और सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज को संभालने में पूरी तरह से विफल रही है। ये उस बात की प्रतीति हो रही है। और मुझे ये बताने में कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है कि इन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ भी कोलैबोरेशन किया था, और उस वक्त भी 5 से ज्यादा कश्मीरी पंडित मारे गए थे। तो आज ये अभी बात कर रहे थे जी। आपकी सरकारों में सबसे ज्यादा कश्मीरी पंडित की हत्याएं हुई है। आपकी सरकार में जम्मू कश्मीर के अंदर माहौल खराब हुआ है, और इसकी असर देश के अलग अलग राज्यों पर अनसिक्योरिटी महसूस होती है। ये जो भी घटना हुई है वो ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुई है या उसके अलायंस में हुई है। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से, कि क्या किस प्रकार का आप मैनेजमेंट कर रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर कैसे चल रहा है? इतनी सारी हत्याएं होती है, और फिर भी सरकार एक हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में बुलाकर इस बात पर क्या करना चाहती है? और ताज्जुब की बात तो ये है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के हैं, वो लोग भी स्टेटमेंट देते हैं कि ये सरकार के होम मिनिस्टर और देश के बड़ा प्रधान कश्मीर पंडित के मुद्दों पर सदंतर निष्फल है। ऐसे बीजेपी के एमपीज भी स्टेटमेंट करते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि सरकार किस तरह से विफल रही है। सरकार को राजनीति में रस है, राजनीति से ऊपर राष्ट्र की बात आती है, तब इस सरकार का किसी प्रकार का कोई आयोजन नहीं है। आपकी और ज्योति जी यहाँ पर आना चाहूंगी। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो कहीं ना कहीं शांति वहाँ पर पुनः प्रस्तापित होगी, वैसा नजर आ रहा था कहीं ना कहीं। लेकिन अब जिस तरीके से एक के बाद एक निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही है, जिस तरह खौफ का माहौल है, ये सही में एक चेतावनी स्वरूप ही है।
हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं ज्योति जी। हाँ, बिल्कुल जलपा जी। जी। अभी ये जो पलायन हो रहा है वो कहीं न कहीं 90 के दशक की ही याद दिला रहा है, क्योंकि वहाँ उस वक़्त भी सामूहिक पलायन हुआ था। लेकिन अभी मुझे श्रद्धा है कि जिस तरह हमारी सरकार स्ट्रॉन्ग है कश्मीर मामले को लेके, तो कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर निकल आएगा। लेकिन हम अगर देखें तो अभी जो इसके पीछे मुझे लग रहा है वो पाकिस्तान के आतंकवादी से ज्यादा अपने घर के भेदी इसमें ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस तरह की इक्का दुक्का हत्याएं वो आतंकवादियों का हत्या नहीं होता है। वो लोग सामूहिक कांड करने में विश्वास रखते हैं, और जो इस तरह का इक्का दुक्का निशाना बनाना होता है तब लोकल लोगों की सेवाएं ली जाती है, मतलब उनको वहां के जवानों को गुमराह भी किया जाता है। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि अगर धारा 370 हटी है तो इसमें अगर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार को हुआ है, क्योंकि उनका तो पूरा मतलब सत्ता ही छीन गई, पूरा उनका वो बिल्कुल जमीन पे आ गए आसमान से। तो कहीं कहीं इन लोगों का भी मुझे हाथ नजर आ रहा है, क्योंकि पर्दे के पीछे तो अपने घर के भेदी ही होते हैं, और ये दोनों परिवार ऐसे हैं कि जिन्होंने हिंदुस्तान का पैसा खाया और हिंदुस्तान की ही बुराई की है। तो वहीं से समझने की जरूरत है कि इसके पीछे अभी जो खेल चल रहा है उसके पीछे की वजह क्या है। तो जैसे पहले अभी की सरकार ने वहां के पंडितों को बसाने के लिए उन्हें वहां नौकरियां दी और वहां पे घर मुहैया करवाए उनको स्थापित करने के लिए, ताकि उनको देख के फिर हिम्मत करके फिर दूसरे परिवार भी धीरे धीरे आने लगे। अब यही ये लोग नहीं चाहते हैं कि घाटी में किसी तरह से पंडित वापस आए। भले बोलने के लिए वो लोग बोलते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो पिछड़े हुए भाई है, आना चाहे आ सकते हैं, लेकिन अभी का जो चित्र बता रहा है वो यही बता रहा है कि उनके शब्द कितने खोखले हैं। दरअसल वो चाहते ही नहीं है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि अगर वहाँ हिंदू वोटिंग के परसेंटेज बढ़े तो जाहिर है कि वहां पे अगर चुनाव होंगे तो बीजेपी आने के असर बढ़ जाएंगे। तो वहां एक्चुअली वहां देखें तो ये दोनों परिवार का ही दबदबा चलता है, और वो लोग नहीं चाहते कि चुनाव में भी फिर उनको लड़त मिले। तो एक तरह से ये वापस स्ट्रेटेजी है कि उनको वापस भगाया जाए। अब अगर हम उन पंडितों की जगह खुद को रख के देखें तो ऐसे दहशत भरे माहौल में रहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि देखिए जान गंवाना तो कोई भी नहीं चाहता है किसी भी हालत में, और सरकार की भी मर्यादा होती है कि वो हर एक को एक पर्सनल प्रोटेक्शन तो दे नहीं सकती। तो जहां वो लोग नौकरी करने जाते हैं या फिर आते जाते रास्ते में उनकी सुरक्षा की कोई वैसे गारंटी नहीं रह पाती है, और ये इक्का दुक्का तो कांड करने वाले गोली मार के चले जाएंगे, कुछ सेकंड का खेल होता है। तो ये बहुत मुश्किल होता है, इसलिए अब उनका विश्वास बनाए रखने के लिए भी सरकार को कड़े कदम उठाने तो पड़ेंगे। अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि भाजपा तो ठीक है, लेकिन दूसरे पक्ष ये चाहते हैं कि नहीं कि वहां पे पंडित बसे। अगर दूसरे पक्ष भी चाहते हैं कि वहां पंडितों को न्याय मिले तो फिर इस मामले में उन्हें सरकार से कदम कंधे से कंधा मिलाना पड़ेगा। सिर्फ उनकी टीका करने से कोई अर्थ नहीं रहेगा कि निष्फल है, क्योंकि कश्मीर का मामला इतने सालों से निष्फल ही चल रहा है। अगर कोई सुलझाने की कोशिश कर रहा है तो बेहतर है कि उसमें उसकी उस सरकार को मदद दी जाए बजाय उसकी टीका करने के। अगर कोई सुझाव है तो दीजिए, कोई सहायता है तो कीजिए। आपके पास इन अलगाववादियों के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है तो वो दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ टीका करने से तो ये मसला हल होने वाला है नहीं। और इसमें सबसे ज्यादा जो भुगतते हैं कश्मीरी पंडित भाई बहन, क्योंकि वहां अगर वो जान जोखिम में डाल के अपना हक लेने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें सपोर्ट देना बनता है। और अगर वो डर के मारे पलायन कर रहे हैं तो उसका ठीकरा सरकार के छोड़ने की बजाय अगर वहां उन पक्षों के कार्यकर्ता है तो वो क्यों नहीं उनकी सुरक्षा में आते। कांग्रेस के भी कार्यकर्ता वहां होंगे, भाजपा के भी वहां, तो अगर उन्हें
नागरिकों की चिंता है तो वो क्यों नहीं उन्हें स्वयं सेवक की तरह सुरक्षा मुहैया करने को तैयार है। सारा सुरक्षा का मतलब जिम्मा सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों पे ही क्यों डाला जाता है। बिल्कुल। अगर हम मतलब कभी जैसे बहुत सारी चोरियां होती है तो सोसाइटी वाले क्या करते हैं कि भाई बारी बारी पहरा देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि पुलिस की गाड़ी तो आके चक्कर लगा के चली जाएगी। तो इसी तरह का रवैया ले सकते हैं, इस तरह का कदम ले सकते हैं कि वहां पे जिन पक्षों के कार्यकर्ता रहते हैं जी घाटी में, तो वो लोग थोड़ा इन लोगों की सुरक्षा का जिम्मा उठाए। और अगर इन अपने में से ही कोई ना कोई इस तरह के कांड करता है, तो अगर किसी को हवा लगती है तो उस समय चलते पुलिस को अगर सूचना दे दे तब भी ऐसे कांड रोके जा सकते हैं। तो इसमें देखिए सॉफ्ट टारगेट, मुझे हैरानी ये है जी कि औरतों को भी निशाना बनाया जा रहा है। निर्दोष तो बन ही रहे हैं, करीब भी बन रहे हैं। मतलब इन लोगों के लिए कोई वो है ही नहीं कि भाई हमें इसे नहीं बनाना चाहिए। मतलब नैतिकता की कोई सीमा है नहीं, वो सारी लांघ चुके हैं। तो फिर वहां नैतिकता की बातें करना मुश्किल है। फिर तो वो कहते हैं ना, लोहा लोहे को ही काटता है। तो वहां फिर मजबूती से ही और उनसे मतलब जब हथियार इस्तेमाल करके ही फिर वहां पे उनसे निपटना पड़ेगा मजबूरन। लेकिन अगर ये सारा खून नहीं बहाना है तो मेरा इस प्लेटफॉर्म से सुझाव यही है कि स्वयं सेवकों के दल बना के उनकी सुरक्षा को सपोर्ट किया जाए। जलपा जी। जी आपकी और कर्नल जी यहाँ पर आना चाहूंगी। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी प्राप्त हुई कि सरकार स्पष्ट है कि वह हमलावरों के सामने नहीं झुकेगी और जोर देकर ये भी कह दिया गया है कि ये जो लक्षित हत्या है वो भारत के विचार के बिल्कुल खिलाफ है। जी जल्पा जी, सबसे पहले हमारे जो प्रवक्ता है कांग्रेस एंड भारतीय जनता पार्टी और राजकीय विश्लेषक ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, लेकिन मेरे विचार इनसे थोड़ा सा अलग से है। सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी के बारे में बताऊंगा कि जम्मू एंड कश्मीर आज भारत का एक अभिन्न अंग है। शुरू में जम्मू एंड कश्मीर जो है दो भागों में अगर कहा जाए, जो 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A के अनुसार एब्रोगेशन हुआ और इसके बाद इसका विस्तार किया गया, इसको 3 भागों में बांटा गया। लेह लद्दाख, जो कि उसके अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, लेह और दूसरा करगिल। इसके बाद जम्मू प्रोविंस, लगातार, यानी कि जब मिलिटेंसी शुरू हुई तब हम कुपवाड़ा में 2 साल हमने ये मिलिटेंसी का सामना किया, इसके पश्चात रजौरी पुंछ में सामना किया, फिर दोबारा जो है अगेन दुर्गमुला में सामना किया। तो ये जो निकल करके आया है, जो मेरा एक बीइंग एन आर्मी ऑफिसर का जो एक जातीय अनुभव है, वो अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। क्या जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हमारी इंडियन आर्मी 1,68,000 इंडियन आर्मी लगी हुई। इंडियन आर्मी का मुख्य काम यही है कि इंटरनेशनल बॉर्डर की सुरक्षा करना, और देश के अंदर जब कोई आपात स्थिति आ जाती है तो उस आपात स्थिति के अंदर इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, ये तमाम मिलकर के देश की हालात को सुधारने के लिए, देश के नागरिकों को मदद करने के लिए अपना पूरा योगदान देती है। और यहां जो है भारतीय सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस जिसकी तकरीबन 100 बटालियनें काम कर रही है,
और साथ साथ पुलिस, जो वहां की जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस है, वो ये मिलिटेंसी को कम करने के लिए काम कर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मिलिटेंसी 1 या 2 दिन या 10 दिन या 2 महीना, 5 महीना, 10 महीना, 1 साल, 2 साल में आप इसको निकाल नहीं सकते। कारण क्या है? सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो हमारा जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है, ये इसके पीछे का फंडिंग करने वाला कारण है। क्या जम्मू एंड कश्मीर 1947 से लेकर अभी तक 75 इयर्स हो गए, जितना उसका विकास होना चाहिए उतना चाहे कोई भी सरकार आए, उन सरकारों ने उस विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया है। वो बेरोजगारी, वो एजुकेशन का मुद्दा, और वहां जो इंडस्ट्रियलिज्म आना चाहिए उसका मुद्दा, और जितना विकास बाकी राज्यों का हुआ है उतना विकास अभी तक वहां पे नहीं हुआ है, जिसके कारण ये जो मिलिटेंसी पनप रही है, ये मिलिटेंसी को जो सारा श्रेय है ये पाकिस्तान एंड चाइना को जाता है। और ये जो मिलिटेंसी है, ये उग्रवाद है। ये उग्रवाद एक लकड़ी में जिस प्रकार से दीमक लगती है और दीमक पूरे लकड़ी को खा जाती है, दीमक को पूरी तरह से हम निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसको हम निकाल सकते हैं। तो अभी ये उग्रवाद ने क्या किया, 13 जुलाई 1989 से लेकर के आज की डेट तक, यानी कि 32 साल 11 महीना और आज 6 दिन उसके पूरे हुए। तो इस दौरान में उसने नए नए रूप में काम किया है कि हम भारत को किस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा प्रेरित फंडिंग, चाइना के द्वारा प्रेरित फंडिंग और दुनिया के हमारे दूसरे देशों के द्वारा प्रेरित फंडिंग, उसमें हो सकता है सऊदी अरेबिया और दूसरे जो सऊदी अरेबियन कंट्री उसमें शामिल हो सकते हैं, कि भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए। अभी इंटरनेशनल मुद्दा क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। बट जम्मू एंड कश्मीर हमारा भारत का एक अभिन्न अंग है। इसको अभिन्न अंग बनाने के लिए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस तकरीबन इन्फिल्ट्रेशन, जो हम तकरीबन 90% तक उस हालत तक इन्फिल्ट्रेशन को रोकने में हम कामयाब हुए हैं। लेकिन ऐसा है, देखिए, जम्मू एंड कश्मीर अगर लोकल पब्लिक आपको अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो आपको आने वाले 4-5 साल और लग जाएंगे कि ये मिलिटेंसी को रिमूव करने के लिए। अगर लोकल पब्लिक का सपोर्ट हमें कब मिलेगा? जब जम्मू कश्मीर का विकास होगा, जम्मू कश्मीर के यूथ को सही राह पर लाएंगे, शिक्षण संस्थाएं खुलेगी, इंडस्ट्री खुलेगा, टेररिज्म बढ़े, ये अपना जो क्या बोलते हैं वहां पे जितने भी अभी जो प्रवासन विभाग है वो बढ़ेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले नोट 5 साल, 1 या 2 साल के अंदर ये स्थिति पूरी सामान्य हो जाएगी। कारण कि आर्मी जिस प्रकार से आज अपना कफन बांध के काम कर रही है, हम लोग जब वहां से कोई भी ऑपरेशन के लिए निकलते हैं तो काला कफन बांध के चलते हैं। हमें वापस आना है या नहीं आना है उसकी कोई गारंटी नहीं।
कारण कि वहां पे तो आप मैदान में, जंग के मैदान में लड़ रहे हो, कि वहां लोकल जो पब्लिक आज तक हमें कभी कोई सपोर्ट नहीं किया है, फिर भी हम आर्मी की तरफ से उनके घरों में जाकर के, गांवों में जाकर के मेल जोल पेट्रोल किया है कि पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट। अगर उसको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, जहां पे मेडिकल सुविधा पहुंच नहीं सकती है, वहां में खुद जाकर के 10-10, 15-15 किलोमीटर पैदल चल करके रात को जाते थे और उनके घरों में दवाइयां बांट के आते। आप और हम आज जहां यहां बैठ करके ये चर्चा कर रहे हैं, काइंड कर्सी फ्रॉम ऑल आर्मी पीपल जो आज बॉर्डर को संभाले बैठे हैं, अपने परिवार को छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर, पत्नी को छोड़कर, समाज को छोड़कर आज उन बॉर्डर की वो सुरक्षा कर रहे हो, मरने के लिए नहीं है। अगर कोई लोग सोचता है कि भी आर्मी वाले मरने के लिए हैं, नहीं, आर्मी वाले जब ज्वाइन होते हैं तब उसको एक शपथ दिलाई जाती है कि मैं हवा के रास्ते से, मैं जल के रास्ते से, अग्नि के रास्ते से, मुझे जहां भी भेजा जाएगा, मैं भारत मां की आन बान शान को बनाए रखने के लिए चाहे मुझे अपनी जान की बाजी लगानी पड़े तो उसको भी लगाने के लिए मैं तैयार। ये कसम हमें खिलाई जाती है। आज हमारा भारतीय सैनिक पाकिस्तान के आगे नहीं बिकता है, चाइना के आगे नहीं बिकता है, तो उसके पीछे का महत्वपूर्ण कोई कारण है, तो उसके अंदर रग रग के अंदर भारतीय खून दौड़ रहा है। आज जिस प्रकार से ये टारगेटेड किलिंग का एक नया फिनोमेना आया है, तो इसके ऊपर भी आर्मी ने बहुत सारी बैठकें करी है। आप सारे प्रेक्षकों को मैं बताना चाहूंगा कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये अपने नए नए रूप में जिस प्रकार से उग्रवाद जो वो कर रहा है, कारण क्या है, बॉर्डर सील हो गई, जहां से आने वाले उग्रवादियों को जहां मिलता है उसको हम मार गिरा देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बोल दूं कि पिछले साल में अभी तक हमने 182 उग्रवादों को मार गिराया है और 35 सिविलियन भी इसके साथ जो थे, जो साथ देने वाले लोग थे, उनको भी मार गिराया है। और ये जो टारगेटेड किलिंग का जो सबसे पहला शुरुआत हुई थी वो फरवरी 2021 से शुरुआत हुई, जिसमें जो सबसे पहले जहां शुरुआत होने के बाद जो वहां लोगों को एक कृष्णा ढाबा करके था, जिसका प्रोपराइटर का जो उसका बेटा था, उसको रेस्टोरेंट में घुस करके वहां पे उसको गन शॉट के द्वारा उसको मार गिराया गया। इसके बाद 5 अक्टूबर 2021 में वहां पे एक केमिस्ट था जिसका नाम था एमएल बिंद्रू, बिंद्रू को भी उसकी दुकान में जाकर के गन शॉट के द्वारा उसको मारा गया। इसके पश्चात ये सिलसिला लगातार जारी रहा। एक सुपिंदर कौर और टीचर दीपक चांद, उनको स्कूल में जाकर के उग्रवादियों ने बेरहमी से मारा। और इसके बाद अभी तक ये जो 2021 से लेकर के 1 साल 3 महीना कुछ दिन में 16 लोगों को मारा गया है। मैं मानता हूं ये दुखद घटना है, लेकिन इतनी बड़ी भी दुखद घटना नहीं है जिसको कि हम इतना ज्यादा वो करना चाहिए। आप हमारे देश के अंदर कितने अत्याचार हो रहे, कितनी लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, कितने मतलब आज वहां आप हमारे इंटरनल सिक्योरिटी देखे कितना परेशान है। तो ऐसा नहीं है कि आर्मी और पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस ये अपनी काम नहीं कर रहे। अपनी जान की बाजी लगा देने वाले तमाम जो सैनिक हैं, डे नाइट पूरा जो गश्त लगा रहे हैं। और अभी फिलहाल में अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से ये जो किलिंग का सिलसिला चला है, अभी ये मई महीने के दौरान जो टीवी आर्टिस्ट की हत्या की गई, वाइन शॉप के अंदर बारामूला में जो उन्होंने गनशॉट चला करके एक कर्मचारी की हत्या की, इसके पश्चात उनका पुलिस सैफुल्ला जो है कादरी, जिसकी हत्या करी, फिर टीवी आर्टिस्ट आमरीन भट्ट, उसकी हत्या करी, और राहुल भट्ट जो 12 मई को हत्या करी। तो इससे ऐसा लग रहा है कि एक दहशत फैलाने जा रहे हैं कि आर्टिकल 370 हट गया। वहां का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा जो वंशवाद से चलता आ रहा है जी। शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सैयद, किसी ने अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार देने के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया है। जम्मू कश्मीर को वही मतलब एक खाई में डालने की कोशिश करी है। हाँ, किया होगा थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं मानता
होगा। जी। अभी ये भाई साहब जो ये शाहबाज शरीफ जो आए हैं, इतने शरीफ नहीं है। आते ही उसको सरकार चलाने के लिए वहां से उन्होंने टेरर वर्कर के जॉब में लोगों को नौकरी पे लगाया कि तुम जाओ और ये जो है ना किलिंग स्टार्ट करो। इन्फिल्ट्रेशन से वहां बंदे नहीं पकड़े जा रहे, उनको तो मारे जा रहे। लेकिन अभी हमारे पास जो ड्रोन टेक्नोलॉजी, हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री ने अभी एक ड्रोन टेक्नोलॉजी का भारत को एक विश्वास दिलाया है कि दुनिया के अंदर ड्रोन टेक्नोलॉजी का भारत एक हब बनने जा रहा है। और उस हब के द्वारा जो पत्थरबाज थे, पत्थरबाज जो पत्थर मार के चले जाते थे, विद इन 24 आवर्स उसको पकड़ के मार गिराया गया है, या तो उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की गई है। तो ये लोग भी बचने वाले नहीं है। जो अगर सोच रहा है कि टारगेटेड क्लीनिंग कर रहे हैं, ये पूरे हमारे ड्रोन जो है तमाम एरिया घूम रहे हैं। लेकिन अभी उस टेक्नोलॉजी को नजदीक से पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है जो दुनिया में सबसे आगे जाने वाली टेक्नोलॉजी है। आज हमारे पास इजराइल की टेक्नोलॉजी, डिफेंस के नाइट विजन डिवाइसेस हैं। रात के अंदर कोई मूवमेंट होती है जंगलों के अंदर, तो वहां बैठे बैठे हमें मोबाइल के ऊपर पता चल जाता है कि इस एरिया के अंदर पूरी वहां पर मूवमेंट, इसी एरिया को पकड़ करके सीधा वहां पे सर्च ऑपरेशन करना शुरू करो। पहले क्या था, ये टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी। हम लोग साली पैदल जाते थे और कहीं न कहीं वो छुप करके आपके ऊपर गोलीबारी कर देते, जिसके कारण हम मारे जाते थे। हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी, बुलेट प्रूफ हेलमेट नहीं थी, जिसके कारण आज तक जो मैंने आपको बताया 6 से 7 हजार हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं। उसके पीछे का कारण यही थे कि हमारे पास जो सुविधा होनी चाहिए थी वो सुविधा नहीं थी। ये आने वाले कुछ पिछले 5 साल में जो तरक्की हुई है, जो भी सरकार है, उन्होंने ये सोचा कि भाई हमारे जवानों की लाइफ इंपॉर्टेंट है, तो उनको बुलेट प्रूफ जैकेट देनी चाहिए, बुलेट प्रूफ हेलमेट देनी चाहिए, नाइट विजन डिवाइस देना चाहिए कि रात के दौरान में अगर कहीं से अटैक हो रहा है तो वो बखूबी उसके द्वारा देख सकता है। उसके मोबाइल में जीपीएस फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। एक जगह से दूसरी जगह कहीं खो गया या गुम हो गया तो आपस में अपना वो कम्युनिकेशन करके वहां से वो प्रोवाइड कर सकते हैं। उनको सैटेलाइट फोन दिया गया, कारण कि हमारा कोई भी वहां नेटवर्क है वो हैकिंग हो सकता है। उग्रवादियों के पास, टेररिस्ट के पास इतना आधुनिक टेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट है, मोबाइल है, सैटेलाइट फोन का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी अपनी मूवमेंट के बारे में पता चल जाता है। लेकिन काइंड कर्सी फ्रॉम यूएसए में आपको जरूर कहूंगा, अमेरिका के साथ हमारा जो कोमकासा नाम का जो समझौता हुआ है, कम्युनिकेशन एग्रीमेंट जो हुआ है, जिसके द्वारा उन्होंने हमें वो कम्युनिकेशन दिया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जो 2 ही मशीन, भारत और अमेरिका 2 ही उसके बारे में जानकारी ले सकता है। ना चाइना हैक कर सकता है, ना पाकिस्तान हैक कर सकता है, ना दुनिया का कोई देश उसको हैक कर सकता है। वो डिकोडिंग मैसेज आएगा। तो इसलिए हमारी भारतीय सेना आज सुरक्षित है, मेरा भारत देश सुरक्षित है, मेरा जम्मू एंड कश्मीर सुरक्षित है। लेकिन जो दिमक लगा है, उस दिमक को निकालने में जलपाजी थोड़ा समय तो जरूर लगेगा। और वो दिन दूर नहीं है कि अभी जो बौखलाहट पैदा हुई है, आज पाकिस्तान पूरा अस्थिर है, वहां जो भारत के अंदर बोल रहे हैं कि इतना पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ा दिया है, जरा श्रीलंका में जाके देखो, पाकिस्तान में जाके देखो कि 1 लीटर का क्या भाव चल रहा है। 200 रुपया पार किया गया है और वहां पे इतना स्थिति अस्थिर हो गई है कि आज पाकिस्तान की हालत भी, दुनिया का कोई इंटरनेशनल बैंक उनको लोन देने के लिए तैयार नहीं, इवन सऊदी अरेबियन कंट्री भी उसको किसी भी प्रकार का ऋण देने के लिए तैयार नहीं है। तो आज मेरा भारत देश महान है। आज जिस प्रकार से हमारे जो भी नेतृत्व है, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। रशिया के साथ हमारा इतना जबरदस्त संबंध है, जो तेल उन्होंने हमें रियायत दरों में दिया कि दुनिया में इतना हाईएस्ट रेट चल रहा है, और भारत को $67 दे करके आज हम जो है इस मुकाम पर पहुंच गया। रिकॉर्डेड, दुनिया के देशों से हमें लेने की जरूरत नहीं, रशिया से ही हम इतना तेल पूरा मंगा सकते हैं। तो ये रिकॉर्डेड तेल हमारे पास आया, जिसके कारण हम तेल की दामों में कमी कर पाए, और जिसके कारण हमारा देश का जो विकास है वो अटका नहीं है। आज पूरी दुनिया को हम गेहूं
पूरा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दवाइयां एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी दुनिया को आज हम वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो WHO को भी पता है कि भारत ही एक ऐसा देश है, चाहे ये 5 महासत्ताएं हैं, इस पेंडेमिक के दौरान किसी को हेल्प आउट नहीं किया, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन प्रोवाइड किया, दवाइयां प्रोवाइड करी। और आज इतना सैंक्शन लगने के बाद रशिया का गेहूं आयात इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया, यूक्रेन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हो गया। भारत आज 59 कंट्री के अंदर कि मेरा विश्व जो है एक कुटुंब है, मेरा कोई भी कुटुंब का देश भूखे नहीं मरना चाहिए। तो भारत 59 देशों को आज भारत तकरीबन 1,70,00,000 गेहूं की पैदाइश है। तो 70 लाख जो है भारत की हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के बाद 70 मैट्रिक टन जो है वो दुनिया के देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है, जिससे कि ये जो भूखमरा और ये जो अभी एक इनसिक्योरिटी पैदा हुई फूड कि आज दुनिया के देशों के पास चलने वाले आने वाले समय में 50 या 60 दिन का समय लगेगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है जिस प्रकार से भारतीय सेना काम कर रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस काम कर रही है, जिस प्रकार से पुलिस काम कर रही है, और अभी ये जो माननीय अमित शाह जी की जो ये बैठक हुई है, इस बैठक के दौरान जो मुद्दे चर्चा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भी अभी जो कोऑर्डिनेशन है ये तीनों सेनाओं के बीच में होना चाहिए। भारतीय सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड पुलिस, ये तीनों मिलकर के साझा ऑपरेशन करेंगे और ये जिस प्रकार से टारगेटेड किलिंग हो रही है उनको रोकने में कामयाब होंगे। और आज इस मीटिंग के दौरान में अजीत डोभाल जी, भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज पांडे और हमारे जो है ये यूनियन टेरिटरी के गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर और इसके अलावा होम मिनिस्ट्री के सीनियर पोस्ट सारे जो ऑफिसर है, IAS अधिकारी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये तमाम लोग उसको अटेंड किए हैं। यूनियन टेरिटरी से भी उनके सारे जो उच्च अधिकारी वहां पे आए हैं वो निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अभी रिव्यू सिचुएशन के पिछले 1 साल के अंदर 16 टारगेटेड किलिंग हुई है, तो उसको कैसे रोका जाए, उसका निराकरण क्या है, क्या चाहिए आपको हमारी तरफ से। और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अभी इस महीने के एंड में हमारी जो अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसमें तकरीबन अभी तक 3 लाख जो है पिलग्रिमेज वहां पे जाने वाले हैं। और उसकी सुरक्षा को कैसे किया जाए, ये तकरीबन 1.25 महीना चलने वाली अमरनाथ यात्रा है। तो इस अमरनाथ यात्रा की अभी ये पिछले 15 दिन के अंदर ये उनकी दूसरी मीटिंग है कि भाई मैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिपेयर्डनेस क्या है आपकी सरकार की, आपने क्या तैयारी की है। तो उन्होंने 12,000 यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया है, 120 कंपनी को डिप्लॉय किया है, एडिशनली उसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को डिप्लॉय किया है। और ये सारे जो है पिलग्रिमेज की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने एडिशनल ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवाए 6,000 फीट के ऊपर, मेडिकल बेड्स बनवाए हैं वहां पे, और एम्बुलेंस को डिप्लॉयमेंट किया है, हेलीकॉप्टर के साथ में मेडिकल किट के साथ में सिचुएशन अगर खराब है तो उसको बनाने के लिए किया है। अमरनाथ यात्रा के जाने के लिए 2 रूट है, मैं तकरीबन 5-6 बार जा चुका हूं पैदल। पहले रूट है पहलगांव से जाया जाता है जो कि 39 किलोमीटर दूर है और वहां पे कोई नेटवर्क नहीं आता है। तो इसकी समस्या को दूर करने के लिए इस बार भारत सरकार ने वाईफाई हॉटस्पॉट बनाया है हर रास्ते में कि 39 किलोमीटर में कोई भी कनेक्टिविटी जो उनको चाहिए, कनेक्शन चाहिए, तो आराम से वो बात कर सकते हैं। इसलिए ये क्या दूसरा रास्ता है। चेतावनी भी कई बार दी गई और सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए और अमरनाथ यात्रा अच्छे से पूरी हो, ये सरकार की भी कुछ लोग तो ये चाहते ही है कि ये जो यात्रा है वो किस तरीके से की जाए। जी मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से इस बार की जो तैयारी की गई है, दूसरा रूट है बालटाल के द्वारा, और बालटाल के द्वारा जो भी पिलग्रिमेज जाता है वो 15 किलोमीटर ट्रैकिंग करनी पड़ती। और ये जो यात्रा है 2019 में लास्ट हुई थी और उसको ये पेंडेमिक के कारण उसको कट शॉर्ट करना पड़ा, और 2020 और 2021 के बाद में 2 साल के बाद ये यात्रा होने जा रही है।
बिल्कुल। तो भारत के प्रधानमंत्री का ये कहना है कि हमारे जो यात्री वहां पे जा रहे हैं उनकी पूरी तरह से सुरक्षा होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, उनको रास्ते में किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए ड्रोन, जगह जगह पे ड्रोन की व्यवस्था की गई है, जगह जगह एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है, वाटर प्रोवाइड किया जा रहा है और अर्थ फोर्स को वहां पे डिप्लॉयमेंट की जा रही है कि बेड वेदर के कारण अगर लैंडस्लाइड हो गई, रास्ता बंद हो गया तो ये रास्ता कैसे खोला जाएगा। तो इस प्रकार से जो तैयारी की गई है जिसके अनुसार ऐसा लग रहा है और इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे लगाई गई है, पूरा रजिस्टर्ड किया गया है। ये 11 अगस्त तक जो ये यात्रा चलने वाली है, अभी मंथ एंड में शुरू होगा और 11 अगस्त तक ये पूरा जुलाई महीना चलेगी और 11 अगस्त को रक्षाबंधन या उसके आसपास में कहीं जाकर के यात्रा, क्यों वहां पे हेवी स्नोफॉल हो जाता, मैं वहां खुद जाकर के देख के आया हूं, मुझे मालूम। तो अभी जिस प्रकार से ये टारगेटेड किलिंग हुआ है उसको रोकने के लिए सरकार ने सबसे पहला अगर कोई कार्रवाई किया है तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर शुरू किया है। अब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में क्या किया है कि भाई इनकी जो लोगों को लग रहा है कि क्रिटिकल एरिया में जो पोस्टिंग है उनको इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर किया है, इंटर तहसील ट्रांसफर किया है आपस में। और ये कार्य जो है 6 जून से पहले पूरा कंप्लीट कवर किया जाए। वहां के कमिश्नर ऑफ पुलिस, वहां के जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनको आदेश पास किया गया है यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि आप जो है कांस्टेंट मॉनिटरिंग करेंगे और ये जितने लोग इसमें जो आज ये डर के माहौल में जी रहे हैं उनका अप्राइजल लेंगे, उनके पास जाएंगे। अगर उनकी कोई शिकायत है तो विद इन 24 आवर्स उसके साथ उनके एसएसपीज, उनके डीएसपीज, उन सारे लोगों को आदेश पास किया गया है कि ये जो लोग हैं इनकी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, जहां जरूरत पड़े हमारा भी आप कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो ये सरकार ने एक बहुत सराहनीय कार्य किया है जिसके द्वारा आज जो लोगों में दहशत फैली हुई है, देखिए पंडितों को आप लोग को मालूम है 89-90 के अंदर भी 10,000 लोगों की हत्या करके वहां भगा दिया गया था। ये बहुत बड़ी इतनी समस्या नहीं है, 1 साल के अंदर 16 लोगों को मारा गया। मैं मानता हूं, मुझे दुख है, मुझे पेन है, दर्द है, लेकिन ये इक्का दुक्का आकर के किसी घर में छुप करके स्मॉल आर्म से फायरिंग कर रहा है। स्मॉल आर्म क्या होता है? पिस्टल। अब पिस्टल वो लेकर के पर्स में भी लेके जाएगा, किसको पता लगेगा मैडम? जी वो पिस्टल निकाली और सामने से अंदर घुसा और मार करके आ गया। जी अभी एक आदमी के लिए तो आज जम्मू एंड कश्मीर की पॉपुलेशन 2021 के दौरान में 1,40,00,000 है। प्रस्तावित हो, क्योंकि अब परिसीमन को लेकर भी कुछ चर्चा होने लगी, इसलिए ये सारी गतिविधियां तेज हो गई। नीलेश जी, आपकी और भी इस वक्त आना चाहूंगी, क्योंकि बैठक के बाद ये जानकारी प्राप्त हुई कि घाटी में 8 से ज्यादा सेफ जोन भी बनाए जाएंगे, लेकिन सभी को वहां पर स्टिफ या ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, लेकिन जो कर्मचारी हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखकर ये सेफ जोन बनाया जा रहा है। जी, सबसे पहले अभिनंदन देता हूँ अमृत लाल जी को कि बहुत अच्छे बोलते हैं और बहुत लंबा है, अभिनंदन। दूसरा कि ये जो जितने भी वहाँ पे लोग हैं, ये जितना जो दहशत में है, तो उनको लगता है कि हाँ कुछ हम पे भी कुछ हो सकता है, तो वो लोग कुछ ट्रांसफर या कुछ उन्होंने कुछ मांगा है। लेकिन हमारी प्रायोरिटी, हमारी सरकार की प्रायोरिटी यही है जल्पा जी कि उनको वो दहशत से निकालना। अब मैंने पहले में बोला कि हर एक की कॉलोनी के आगे हमारे जवान, हमारे भारतीय जवान खड़े हैं, और मुझे एक थोड़ा ताज्जुब रहा कि इतने ऑनर किलिंग हो रहे हैं, लेकिन हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता को इसमें मोहगवारी का वो प्रश्न लाते तो पूरा डाइवर्ट करना चाहते हैं। अब देखिए कि 2019 के पहले का आंकड़ा, वहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो हत्याएं होती थी, पत्थरबाजी होती थी, जो ऐसे मतलब अब देखिए कि वहाँ पे कोई मतलब अपनी जान का कोई मोल नहीं था। वही मोल 2019 से आज 1 हत्या होती है, 2 हत्या होती है, पूरे भारत में दिखाया जाता है। तो ये मतलब है कि वहाँ पे वो कम हुआ है, और आगे के दिनों में वो भी शायद नाबूद हो जाएगा, और हमारे मोदी जी शायद कुछ बड़ा कदम भी उठाएंगे। लेकिन जल्पा जी, हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि यासीन मलिक जैसे लोगों, अलगाववादियों को, जेके अलग को फंडिंग कौन करवाता था?
आज वही पैसे वो पैसे पत्थरबाजों को जाते थे और वो पत्थरबाज हमारे सैनिकों को घायल करते थे। तो ये तो बात अलग हो गई, लेकिन हमारे प्रवक्ता कांग्रेस के कुछ अलग ही राग दिखा रहे हैं, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि आज कोई मर रहा है तो मोहगारी से तो हम लोग जी जाएंगे, लेकिन गोली लगने के बाद मर जाएगा तो वो कैसा खड़ा होगा, वो अभिषेक जी मुझे बताए। दूसरी बात मैं आपको बोलूं कि 1947 में हमारी वहां पे कश्मीरी तो पंडितों की संख्या 15% थी, वही संख्या 1981 में 5% हो गई। तो अभिषेक जी इसका जवाब दे के वो पंडित कहाँ गए, सरकार किसकी थी? तो सरकार तो चलो ठीक है, उन्होंने बोला कि महबूबा मुफ्ती के साथ हमारी सरकार थी, तो पुलवामा का जैसे ही अटैक हुआ मां भारती की रक्षा करते हुए जलपा जी हमारी सरकार वहां पे हमने कुर्बान कर दी। लेकिन अभिषेक जी को वो ही नहीं मालूम पड़ेगा कि 1947 से 2019 तक इनके साथ 72 साल थे। 370 का उन्होंने नाम निशान नहीं लिया, और अभी भी उनके दिग्विजय जी का रिकॉर्ड है मेरे पास। हम आएंगे तो 370 वापस लाएंगे, तो अभिषेक जी के पास ये नहीं रहेगा। अब्दुल्ला जी बोलते हैं सब मारे जाएंगे, तो उसका पूरा प्रोनाउंसिएशन क्या है वो अभिषेक जी ने बताए सबको कि सब मारे जाएंगे, इसका मतलब क्या है? तो आप देखिए कि जितने भी अलगाववादियों के जो फंडिंग था वो माननीय वडाप्रधान मोदी जी ने वो जैसे सत्ता में आए तो उनका जो फंडिंग था हमारे देश के लिए जो खतरा था वो बंद किया, हमारे सैनिकों के लिए अच्छा इक्विपमेंट दिया। अमरुल्लाह जी ने बहुत विस्तार से बताया, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम उठाया, लेकिन इनको 370 इतना अच्छा लगता है कि वापस लाना चाहते। तो यही है कि राष्ट्रहित और राष्ट्र भावना की जो संकल्प है वो किसमें है। दूसरा मैं आपको बोलूं कि जैसे ही हमारी आजादी हुई वहां पे इन्होंने स्पेशल दे दिया, चलो दिया तो दिया कोई बात नहीं, लेकिन हमारे कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं दिया। आज की तारीख में हमारे कश्मीरी पंडित 4000 से ज्यादा वहां पे विस्थापित है, लेकिन उनको वहां से वो खौफ में लाना चाहते हैं आतंकवादी, फिर भी वो नाकाम रहेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। दूसरा मैं आपको बोलूं ऑपरेशन ऑल आउट के तहत अभी तक 1500 से 2000 आतंकवादी ठार किए गए। आज एकल दुक्कड़ वो लोग क्यों अटैक करते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि भारत के जवान मां भारती की सेवा करते हुए उनको मार डालेंगे। आज देखिए सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, इन्होंने कभी नाम सुना नहीं होगा, लेकिन इनको अभी भी ऐसा लगता है ये भाजपा ने किया, अरे भैया अब तो हद हो गई, आपको तो सपोर्ट करना चाहिए। मत और पहले भी हम युद्ध तो जीते ही है। युद्ध नहीं जीते, आप देखिए युद्ध हमारे अंदर ही था, हम लोग भाजपा को गले नहीं लगाते। हमारे वहाँ पे भाजपा जो भी होता है वहाँ पे जो शपथ लेते इमरान खान जी, तो हम लोग नहीं जाते। जलपा जी हमको कहाँ जाना चाहिए? हमारे राहुल बाबा नेपाल में वहाँ पे पब में देशों में जाते, ये होना चाहिए। राष्ट्र की पड़ी है, कौन देशभक्त है? आपसी लड़ाई का नहीं है कि किसने क्या किया, जो भी सरकार रहेगी उनकी तो जिम्मेदारी यही रहेगी कि देश की सुरक्षा प्रथम हो, उनके लिए नागरिक की सुरक्षा प्रथम। हमारी सुरक्षा है, एक भी आदमी नहीं मरना चाहिए। हमको दुख है कि हमें तो उम्मीद ये थी कि शायद 370 होने के बाद शायद हम वहाँ पर कश्मीरी पंडितों की पुनः वापसी देखेंगे, कुछ ऐसे दृश्य देखेंगे, लेकिन अभी जो दृश्य हो रहे हैं जिसका भी ये प्लान है दहशत फैलाने का, लेकिन वो कामयाब न हो इसका ध्यान रखना होगा। अभिषेक जी आपकी और भी आना चाहूंगी। मूल प्रश्न यहाँ पर यही है पूरे देशवासी के लिए, क्योंकि यहाँ पर किसी राजनीतिक दल की बात नहीं आ जाती, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा के साथ भी जुड़ा हुआ है और देश के नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही बात जलपा जी, मैं पहले भी बोला था कि ये समय राजनीति बात करने का नहीं है। अमरुल्लाह जी ने अपनी बातें खूब अच्छी तरह से रखी, खूब विस्तार में रखी है। उनके पास से भी देश के लोगों को कुछ जानने के लिए मिलेगा। और हम तो ये चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित हो या कोई कश्मीर का आम नागरिक हो, किसी की भी सुरक्षा को खतरा नहीं होना चाहिए। और भूतकाल में भी पहले भी जब हमारी सरकारें थी तब हमने भी ये प्रयत्न किया है, और देश के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम किसी भी तरह से कश्मीर का जो मुद्दा है कश्मीर में कैसे शांति बनाए रखे। और कश्मीर प्रयत्न किया था आपने अभिषेक जी, किसका कश्मीर आपने क्या प्रयत्न किया था? जानो बताए। अरे पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे वो कांग्रेस ने किए थे, तब आपकी पैदाइश भी नहीं थी भैया।
कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की पहले शासन थी। आजादी मैं आपको बोलूं, आजादी दिलवाने, देखिए से प्रेरणा लेके भारतीय जनता पार्टी बनी और वो 1925 में बनाई गई थी। आपको मालूम है? आपको यहाँ पर यह है कि कश्मीर में जो हमारे निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं वो क्यों मारे जा रहे हैं और आगे हम क्या कदम उठा सकते हैं, मुद्दा आज ये है। ठीक है, समय का वैसे तो अभाव है, लेकिन ज्योति जी आपकी ओर जरूर आना चाहूंगी क्योंकि मूल मुद्दा यहाँ पर ये है कि कश्मीर का विकास हो और वहां पर खौफ का माहौल ना हो, ये तो ध्यान रखना, लेकिन वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनका भी हित बरकरार रहे, उसका भी ध्यान रखना। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे हमारी बात हुई कि कुछ देश के ही जयचंद ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि कश्मीर में शांति हो, या फिर वो नहीं चाहते कि हमारी सत्ता जाए, इसीलिए वो वहां पर जाते हैं कि स्थानिक जो लोग हैं वो आपस में ही भिड़े रहे। मुझे भी बताना। ज्योति जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे। जहाँ तक स्थानीय प्रजा का प्रश्न है, हम मतलब ये मैं जरूर कहना चाहूंगी कि इतने दशकों में उनके मन में इतना जहर भर दिया गया है, खास करके जो आज की युवा पीढ़ी है, जो मतलब ये अलगाववाद शुरू हुआ है तब से, वो मतलब जब पैदा हुई थी तब से ये देखती आ रही है हिंदुस्तान के खिलाफ जहर। तो आपको अजीब सा लगेगा कि कश्मीर जाने पर वो लोग ये बोलते हैं कि आप अच्छा हिंदुस्तान से आए हैं, मतलब वो हमें दूसरा ही प्रदेश मानते हैं, वो हमें खुद का हिस्सा मानते ही नहीं। तो जब तक ये लोग हमें अपना नहीं समझेंगे तब तक ये दिक्कत रहेगी, क्योंकि स्थानीय प्रजा के सहयोग के बिना ऐसी घटनाएं अंजाम नहीं जा सकती। और अगर सहाय की बात करें तो केंद्र सरकार ने अब तक सबसे ज्यादा हजारों करोड़ का पैकेज कश्मीर को दिया है, लेकिन जो ये अब्दुल्ला मुफ्ती परिवार है, इन लोगों ने खुद की जेब में डाला है, उन्होंने कश्मीर के विकास पे कोई रुपया लगाया ही नहीं। और इन्होंने जो काम किया वो ये किया कि वहाँ की प्रजा के मन में अपने लिए हिंदुस्तान के शहर भरा है। तो ये सब निकालने में वक्त लगेगा और यही वजह थी कि सरकार ने हमें राष्ट्रपति शासन लगाया ताकि ये पैसों का जो वहीवट होता है वो किसी खास परिवार के हाथ में न रहे और सरकार खुद वहाँ विकास के काम कर सके। लेकिन अब ये थोड़ा वक्त लगेगा और मुझे लगता है वहां तक मैं जो चिंतित हूँ वो हत्याओं से ज्यादा, क्योंकि हत्याएं वहाँ पहले से भी होती आई है, अभी तो जैसे संख्या कम है, फिर भी ये जो मॉडस ऑपरेंडी शुरू हुई है उससे मैं ज्यादा चिंतित हूँ, क्योंकि ये वही रिपीट हो रहा है जो 1990 में हुआ था और उसी के तहत फिर पूरी अराजकता पूरे राज्य में फैल गई थी। तो जब ये लोग हर तरह से निष्फल हो चुके हैं तो उन्होंने वही मॉडस ऑपरेंडी वापस लागू की है। तो ये जो है वो चिंताजनक बात है। शायद सरकार भी इसी बात से चिंतित है कि ये सामूहिक पलायन होता है उसे कैसे रोका जाए, लोगों में डर के माहौल को कैसे बंद किया जाए, और विकास तो खैर वहाँ होगा ही होगा, लेकिन पुनः वहाँ ना हो, इसलिए वहाँ के पक्ष बहुत कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वहाँ पर हिंदू पंडित बस गए तो उनके वोट की शेयरिंग बहुत कम हो जाएगी और ये वो नहीं चाहते हैं। तो ये जो सारा मतलब जो स्थिति खड़ी हुई है तो उसमें वहाँ के स्थानीय लोगों को भी समझना है कि आपको जब दशकों तक अभी तक कुछ नहीं मिला तो आपको समझने की जरूरत है वहाँ की प्रजा को कि अगर वहाँ पे विकास होता है तो उन्हें हिंदुस्तान का विरोधी रवैया छोड़ देना चाहिए, उन्हें खुद को भी हिंदुस्तान का हिस्सा समझना चाहिए। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा ये था कि जिस तरीके से कश्मीर में एक के बाद एक हत्याएं हो रही है उससे चिंतित होकर कहीं ना कहीं आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हाई लेवल मीटिंग ली। मीटिंग में कुछ बातें भी उभर के आई, कुछ जानकारी ये भी प्राप्त हुई कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर में जो ये हत्याएं हो रही है निर्दोष लोगों की उस पर, लेकिन अमरनाथ यात्रा पर भी विशेष चर्चा की गई। अब देखना यही होगा कि आगे सरकार का एक्शन प्लान क्या नजर आता है और मुद्दा जो भी हो, लेकिन ध्यान इतना ही रखना है कि 1990 में जिस तरीके से लोग अपने मकसद में कामयाब हो पाए थे वैसे अब ना हो पाए। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।